रिसेंटली मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन के 3 देशों में विजिट किया। कहा जा रहा है कि यह विजिट यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव लाने वाली है, यानी एशिया और यूरोप के राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। भारत के व्यापार में बड़ा इजाफा होने वाला है और यह विजिट पूरे प्लैनेट के भविष्य के लिए अहम है। तो 3 बड़े क्लेम, लेकिन क्या है इनका आधार, हमें जानना होगा। मिस्टर विनय क्वात्रा, इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि मोदी जी पहले जर्मनी में होंगे, देन डेनमार्क एंड देन फ्रांस। कहां इनकी लोकेशन जरा देख लीजिए, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। शुरुआत करने से पहले अगर आप में से कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट अगर कभी आपका कोई डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। ये विजिट कब चल रही है? जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि इन यूरोपीय देशों का रुख इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत के रुख से अलग है, क्योंकि ये देश क्लियरली रशिया के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एक मिडिल पाथ अपना रहा है। हम शांति के साथ हैं, लेकिन रशिया के खिलाफ खुलकर नहीं आ रहे हैं। साथ में मोदी जी ने 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट में भी पार्टिसिपेट किया, जिसका प्राइम फोकस रहा क्लाइमेट एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। नॉर्डिक नेशंस कौन से हैं जरा ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। ध्यान रखिएगा, नदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है ये देश। फ्रांस और जर्मनी जहां मोदी जी गए वो नॉर्डिक नेशंस नहीं है। समझ में आ रही बात? डेनमार्क है अलोंग विद दीज। इंडो पैसिफिक रीजन जैसे आज मेजर जोन ऑफ कंटेस्टेशन बताया जा रहा है, फोकस उस पर है कि भविष्य में कंटेस्टेशन यहीं और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे ही ये आर्कटिक ओशन रीजन फ्यूचर में जोन ऑफ कंटेस्टेशन होगा। किसका भविष्य क्या होगा वो इस रीजन में आपका स्टेटस क्या है इससे डिसाइड होगा। तो ऐसे में इन देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर होना जरूरी है कि नहीं? है। साथ में इन देशों ने बहुत बेहतर काम किया है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोस्चरिंग रखता है कि हम इन ग्लोबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज। तो अगर इन देशों ने उसमें अच्छा काम किया है तो ऐसे में जॉइंट पार्टिसिपेट करना, मतलब कोऑपरेशन करना, जाहिर सी बात है हमारी इस पोस्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, राइट। मोदी जी सबसे पहले पहुंचते हैं जर्मनी। जर्मनी के साथ इंडिया के रिलेशंस का जरा इतिहास देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव ये साइन दिख रहे होंगे। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइम पर क्या रिलेशन में हमारी डायनामिक्स चल रही थी। जैसे 1951 में हमने रिलेशंस तो स्टैब्लिश कर दिए, लेकिन क्या चल रहा है उस टाइम पर दुनिया में? कोल्ड वॉर, राइट। तो यानी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंजेस, इसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। इसके बाद जब इंडिया ने गोवा को फॉर्मली अपना पार्ट डिक्लेयर किया, तो ऐसे में जर्मनी का जो स्टैंड था वो टुवर्ड्स पोर्चुगीज था, यानी कि इंडिया के खिलाफ था। तो ये नेगेटिव फेज था। उसके बाद जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर था, इसमें भी जर्मनी वाज टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट इंडिया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। इसके बाद फाइनली इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया 2nd जर्मन स्टेट ऑल्सो। अब आप ये ध्यान रखिए कि इस दौरान 2 जर्मनी हैं, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, बीच में है बर्लिन वॉर, राइट। लेकिन इंडिया ने स्टैंड लिया कि हम भी फेवर करते हैं आपका रीयूनिफिकेशन। रीयूनिफिकेशन होता है, इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 1998 में इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो जर्मनी इंडिया के अपोज में खड़ा था। 2008 से रिलेशन में एक बड़ा बदलाव आया। जर्मन चांसलर मेड एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया और यहाँ पर साइन हुआ कि हम कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद पहली बार इंडिया और जर्मन नेवीज ने जॉइंट एक्सरसाइज की 2008 में, यानी कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन की नींव डल चुकी थी 2008 में। 2020 में फाइनली इंडो पैसिफिक गाइडलाइन जब जर्मनी ने रिलीज करी तो इंडिया ने कहा ये तो अपने काम की भी बात है, क्योंकि जर्मनी भी रिकॉग्नाइज करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्राइम पार्टनर जर्मनी का इंडिया होगा। तो ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि जर्मनी हमारे लिए अहम क्यों है। तो जैसे हमने इंडो पैसिफिक की बात कही, तो अब जर्मनी का कहना है कि जो चाइना है वो वेपनाइजेशन कर रहा है सप्लाई चेन का। मतलब क्या हुआ? इससे पहले यही जर्मनी चाइना को बड़ा सपोर्ट करता था, लेकिन जब अब उन्होंने एनालाइज किया कि चाइना इज एक्चुअली फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये केवल छोटी सी बात नहीं है,
चाइना अगर इस टैप को थोड़ा टाइट कर दे तो जो एसेंशियल सप्लाईज हैं जर्मनी की वो रुक जाएंगी या कम हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कोविड क्राइसिस की हैंडलिंग में इसका एक ट्रेलर जो है वो जर्मनी को मिल चुका है और इस वजह से जर्मनी अब चाहता है कि अपनी डिपेंडेंस को चाइना पर कम करे। और मुझे बताइए दूसरा कौन सा एशिया का देश है जो प्राइम फोकस रख रहा है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में, वो है इंडिया। तो यानी कि इंडिया पार्टनर बना, राइट। दूसरा, ऐसे ही रशिया जो है वो एनर्जी लाइंस को वेपनाइज कर रहा है, ये भी जर्मनी ने देखा। मतलब क्या है, देखिए जर्मनी इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन रशियन एनर्जी, राइट, नेचुरल गैस। जब सैंक्शंस लेवल हुए अगेंस्ट रशिया तो पुतिन वाज स्माइलिंग, अच्छा सैंक्शंस लगा रहे हो, इसका ज़्यादा नुकसान तो लेकिन आपको होगा। विंटर्स आर कमिंग, तो आपके लोग अपने घरों को गर्म कैसे करेंगे? जब प्राइस इतना हाई हो जाएगा तो लोग फिर रहेंगे कैसे? वो सड़कों पे आएंगे, आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो आपकी खुद की ज़रूरत पड़ेगी कि भले ही सैंक्शंस लगे रहें लेकिन आप मुझसे ये नेचुरल गैस लेते रहोगे। वही हमारे सामने देखने के लिए आया। तो ऐसे में आपको ये पता लगा कि जब ऐसे क्रूशल डिसीजंस लिए जाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जैसे कि पुतिन ने लिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, तो ऐसे में सबसे पहले वो देख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ अदर नेशंस, जैसे कि एनर्जी लाइंस, राइट। तो यानी कि इस वेपनाइजेशन की वजह से सिक्योरिटी हैम्पर होती है। अभी जर्मनी इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इंडिया को प्राइम पार्टनर मान रहा है, क्योंकि चाइना's assertiveness in this region is going to threaten not just India as well as Germany's trade in this region, right? तो इस वजह से ये एक अहम हुआ। तो एक एंगल तो हुआ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, आई थिंक ये आपको याद रहेगा। इसके बाद है ट्रेड। जर्मनी इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप। बड़े फक्र वाली बात लग रही होगी आपको, है ना। ट्रेड 21.07 यूएस बिलियन डॉलर 2020-21 का डेटा है। अब देखिए इसको देख के खुश मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत कम है इन कंपैरिजन टू चाइना, यानी कि बहुत बड़ा स्कोप है जिस पर हमें काम करना होगा। इसकी खुशी नहीं बनानी इतनी जल्दी। देखिए अगर हम चाइना के साथ ट्रेड की बात करें तो जर्मनी का जो चाइना के साथ ट्रेड है उसके कंपैरिजन में इंडिया के साथ ट्रेड मात्र 10% है, 10%। और अगर वो अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस परसेंटेज को अब इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। 7th लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर है, इन्वेस्टर है जर्मनी इंडिया में, राइट। अब इसके बाद अब इंडिया और जर्मनी में जो ट्रेड है वो इंडिया के लिए डेफिसिट है कि सरप्लस है, यानी कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कि ज़्यादा इंपोर्ट करता है? इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है और इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो लास्ट हमने पता किया वो था 1.8 मिलियन यूरोस। अब जरा टॉप इंपोर्ट्स देख लीजिए टू इंडिया फ्रॉम जर्मनी। मेजरिंग एंड ऑटोमेटेड दिस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, प्रीफैब्रिकेटेड केमिकल्स एंड एयरक्राफ्ट, ये सबसे अहम इंपोर्ट्स हैं। अब इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें केमिकल्स भी हैं, बेसिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, चेसिस, बॉडीज, इंजन्स एटसेट्रा फॉर मोटर्स। वी नो अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ जर्मनी, राइट। लेकिन ये कंपोनेंट्स इंडिया से जा रहे हैं। एपरल्स, दिस इज ऑल्सो मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो पहला आपको पता लगा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, दूसरा ट्रेड। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक रोल है कमर्शियल, यानी कि जो ट्रेड है वो अहम है, जो ट्रेड पार्टनरशिप है। लेकिन हम इसको स्ट्रेटेजिक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में किसका क्या स्टेटस होगा वो इस बेस पे भी होगा कि आप कितनी तेजी से रिकवर कर पाए। चाइना बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है, तो इंडिया को अगर तेजी से रिकवर करना है तो ऐसे में जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बेहतर कंडीशंस पर ट्रेड करना होगा, राइट। तो ऐसे में इस वजह से ये स्ट्रेटेजिक एंगल बन गया है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक एंगल के ही और पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, जैसे G4 नेशंस, कौन पार्ट है उसका? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, BGIJ, ये आप नेमोनिक ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें अहम क्या है? ये G4 नेशंस मांग करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 का गेम है ना आपका परमानेंट 5 का, बहुत हो गया, अब और देशों को भी इसमें जगह दीजिए। तो ऐसे में UNSC में इंडिया परमानेंट सीट चाहता है, उसमें G4 नेशंस एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जर्मनी एक पार्ट है। तो आपको लगता है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हुआ, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। तो देयर हैव बीन कंसल्टेशंस बिटवीन दीज कंट्रीज कि हम जो ग्लोबल कंसर्न है, जैसे कि साइबर इश्यूज है, डिसआर्मामेंट है,
एक्सपोर्ट कंट्रोल है, यूरेशिया अफ्रीका की जो पॉलिटिक्स है, तो इन सब में जर्मनी के साथ हमें साथ मतलब लेकर चलना ये हमारे लिए स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है। अब देखिए G7 की चेयरमैनशिप इस बार जर्मनी कर रहा है। G7 होस्ट फॉर 2022 जर्मनी, रेस्पॉन्सिबल फॉर यूक्रेन्स नेटो मेंबर। जो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने वाली जो डिबेट थी ना, उसकी शुरुआत अब कहिए कि जो बेसिकली आग की शुरुआत हुई थी वो जर्मनी से ही हुई थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की तरफ से देखिए यूक्रेन के न्यूज़पेपर्स क्या कवर कर रहे हैं, विद जर्मनी टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग मतलब स्टैंड अगेंस्ट रशिया, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे रशिया के खिलाफ, राइट। जर्मनी सपोर्ट भी कर रहे हैं वेपन्स में एटसेट्रा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन रशिया इस वजह से। तो यूक्रेन भी कह रहा हम समझते हैं मजबूरी, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है और ऐसे में G7 की अब समिट हो रही है, तो कम से कम अब ये देखना है कि इंडिया को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन अब जो है रिजॉल्व हो चुका है, बुलाया जा रहा है, लेकिन अब मोदी जी की जरा यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है इंडिया की तरफ से। नो कंट्री कैन इमर्ज विक्टोरियस इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। फायदा किसी का नहीं होगा, कोई जीतेगा हारेगा नहीं, सभी हारेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है। वी आर इन फेवर ऑफ पीस, अपील टू एंड द वॉर। तो यानी कि एक तरीके से हमने जो स्टैंड लिया वो टुवर्ड्स एंडिंग द वॉर लिया। तो ऐसे में हम और जो यूरोपियन नेशंस हैं वो एक तरीके से कन्वर्ज हो रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट। जर्मनी एंड इंडिया एग्रीड फॉर एजेंडा फॉर इंडो जर्मन पार्टनरशिप इन 21st सेंचुरी। अब देखिए इसके डायनेमिक्स देखिए। जर्मनी ने देखा कि यूएस इज एक्चुअली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट चल रही है यूएस की, और यूएस और चाइना इनके रिलेशंस में चल रहा है स्ट्रेन। तो यानी कि जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है उसमें यूएस का रुख इंडिया की तरफ है और चाइना के खिलाफ है, तो जर्मनी के लिए भी नेचुरल चॉइस बननी चाहिए इंडिया, क्योंकि जर्मनी एंड यूएस आर अलाइनिंग टुगेदर। जो फ्यूचर है उसकी तरफ अलाइनमेंट है। एक तो ये रीज़न हुआ कि एजेंडा जो है 21st सेंचुरी का, उसमें जर्मनी और इंडिया को क्लोज आना होगा। दूसरा रीज़न, इंडिया और जर्मनी दोनों ही मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। यानी कि पावर दुनिया में केवल एक या दो देशों के पास नहीं होनी चाहिए। चाइना अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो सबके हितों को नुकसान होगा। तो ऐसे में जर्मनी भी चाहता है कि और पावर सेंटर्स बनने चाहिए जैसे कि इंडिया। तो इस आधार पर वी आर अलाइनिंग विद ईच अदर। जर्मनी हैज़ बीन इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग कोऑपरेशन किस किस एरियाज में, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एनवायरमेंट, ये 3 की पिलर्स हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या स्कोप है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी, एसडीजी, एनवायरमेंट में हम कोऑपरेट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में नेक्स्ट जनरेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को बूस्ट करना होगा, उसमें जर्मनी एक अहम रोल निभा सकता है। एनर्जी में और ज़्यादा हमें पुश कराना होगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में। एनवायरमेंट और हाई टेक्नोलॉजी में हम और ज़्यादा बेहतर एंगेज कर सकते हैं जर्मनी के साथ। मेजर प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, जैसे रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इंडो जर्मन सोलर पार्टनरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट, क्लाइमेट फ्रेंडली अर्बन मोबिलिटी, स्मार्ट सिटीज़। तो इन सब जगह हम देख रहे हैं कि इंडिया और जर्मनी आर हैविंग कॉन्ग्रेंस। नाउ जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन और कहाँ पर है, नाबार्ड और सिडबी। नाबार्ड यानी कि जर्मनी कह रहा है कि भाई आपके यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो जनसंख्या है वो कहाँ है, गाँव में है, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में रूरल फाइनेंसिंग को अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो वही लोग अब अलग अलग तरह के कामों को कर पाएंगे। तो ऐसे में ओवरऑल आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो हम आपकी उसमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जर्मनी इज कोऑपरेटिंग विद नाबार्ड। अलॉन्ग विद दिस, जो स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं वो इंडिया की ताकत बनने वाले हैं, अभी भी हैं, लेकिन हमें उसमें और पुश करना होगा। तो जर्मनी इज कोऑपरेटिंग विद सिडबी ऑन दिस, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन फ्यूचर जर्मनीज रोल इन इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एफटीए का बहुत समय से इंतजार रहा है। इस पे जो ईयू है और इंडिया है वो एक टर्म्स पर आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर जर्मनी के साथ इंडिया के रिलेशंस और क्लोज होंगे तो ऐसे में जो हमारे मुद्दे हैं कि हम ये चाहते हैं कि चेंजेस होने चाहिए एफटीए में, तो शायद जर्मनी उसमें हमारी हेल्प कर पाए। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है उस पर भी काम हो सकता है, जो कि ईयू का एक कंटेंशन रहा है।
आई हैड वाइड रेंजिंग ऑफ डिस्कशन विद चांसलर ऑफ जर्मनी। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेड, कॉमर्स, इनोवेशन, कल्चर, पीपल टू पीपल लिंकेज, इन सब मुद्दों पर बात हुई। साथ में जर्मनी में डायस्पोरा फैक्टर, अब केवल जर्मनी नहीं, आप समझ लीजिए कि यूरोप में लार्ज चंक ऑफ इंडियंस आर लिविंग। आप कहेंगे कि अगर इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ रह रहे हैं तो इससे हमारे रिलेशंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर भारतीय लोग दूसरे देशों में मजबूत होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स के फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, तो वो इन्फ्लुएंस रखेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट की अलाइनमेंट में भी वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि यूएस इंडिया के रिलेशन में जब 2004-2005 में एक बड़ा बदलाव आया, 123 एग्रीमेंट, उसमें डायस्पोरा का फैक्टर, मीन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का फैक्टर बहुत अहम था, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो 1 million persons of Indian origin are living in continental Europe. Germany has a significant portion of Indian diaspora. तो ऐसे में हम वहाँ पर उनको बेटर चैनलाइज कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी 3 nation यूरोप विजिट आफ्टर जर्मनी। अब मोदी जी पहुँचते हैं डेनमार्क। तो अभी तक जर्मनी की जर्नी करी थी हमने, अब चलते हैं डेनमार्क। चलिए, अब डेनमार्क के साथ जो हिस्ट्री हमारी वो कॉलोनियल हिस्ट्री है, यानी कि इंडिया में डेनिश कॉलोनीज भी थी। जैसे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कॉलोनीज बनाई। तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल का सिरमपुर इलाका फेमस था, राइट? तो यानी कि डेनिश के साथ हमारे ट्रेडिंग आउटपोस्ट थे यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने विजिट की थी डेनमार्क में 1957 में और फाउंडेशन रखा था फ्रेंडली रिलेशन का। लेकिन अब हमारे इस रिलेशन में एक नेगेटिव रोल आया। एक ये पुरुलिया आर्म्स केस हुआ था। आज तक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था और क्यों ये डिक्लाइन हुआ रिलेशन। मैं उसके बारे में एक ब्रीफ आपको बता दूं। पुरुलिया एक जगह है वेस्ट बंगाल में। एक फॉरेन एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी में घुसता है और ऊपर से कई सौ AK-47 और करीब 16,000 राउंड्स को इस इलाके में गिरा देता है और निकल जाता है। मजाक बात हो गई ये तो। फॉरेन एयरक्राफ्ट आया और हथियार गिरा कर जा रहा है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद दोबारा एंट्री होती है उस एयरक्राफ्ट की। इस बार हमारी इंडियन एयरफोर्स कहती है इस बार आप आ जाओ, तो उसको लैंड करा लिया जाता है और उसके बाद अरेस्ट होते हैं उसमें। अब ऐसे में एक उसमें की बेसिकली पर्सन था किम डेवी। तो भारत सरकार कह रही थी कि आप वो बेसिकली डेनमार्क का है, वो हम एक्स्ट्रेडिशन मांग रहे थे कि उसको हम लाएंगे यहाँ पर और हम उसका ट्रायल करेंगे। लेकिन वहाँ पर डेनिश गवर्नमेंट ने इसमें हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो वो एक तरीके से नेगेटिव वाला टाइम था। वो आप सोच रहे होंगे यार वो हथियार गिराए क्यों गए थे? तो इस पर अलग अलग स्टोरीज़ हैं, राइट? पढ़िएगा इसके बारे में, एक कंट्रोवर्सी रही है। खैर, हमारा मुद्दा तो रिलेशंस पे है तो इस पर फोकस करते हैं फिलहाल। ट्रेड देखिए, डेनमार्क इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया अप एंड डाउन रहा है, लेकिन 2021 में इंपोर्ट मीन्स इंडिया से जो डेनमार्क में सामान जा रहा है उसमें इजाफा हुआ है। तो यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ है। हम क्या क्या वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेनमार्क क्या इंपोर्ट कर रहा है हमसे? टेक्सटाइल, एपरल्स, यार्न, यानी कि तीनों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं आप। रोड व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, मेटल गुड्स, आयरन, स्टील एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम डेनमार्क, हम उनसे क्या ले रहे हैं? मेडिसिनल गुड्स, पावर जनरेटिंग मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। और ये हमारा आप इंपोर्ट देख लीजिए, जनवरी 2022 में बढ़ा था, फिर उसके बाद अभी डिक्लाइन हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं इंडियाज ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क। अब इसको मैंने हाईलाइट इस वजह से करा है, जब भी डेनमार्क की बात आए तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में कॉपी रखना है, इसको पेस्ट करना है, ठीक है? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क, इंडिया डेनमार्क ज्वाइंट एक्शन प्लान। फोकस क्या है हमारा? पार्टनरशिप फॉर डिलीवरी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने कहा था ना आपको कि इन देशों ने बहुत बेहतर काम किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, नई नई क्लीन टेक्नोलॉजीज को लाने में। तो ऐसे में भारत इनके साथ पार्टनर करके दुनिया को ये सोल्यूशंस देना चाहता है। आप कहेंगे सर इन्होंने पहले से बना रखा है तो इंडिया क्या पार्टनर करके दुनिया को देगा? अरे नहीं, जो अभी इनका लेवल है, हम जब पार्टनर करेंगे तो हम उसमें और R&D कर सकते हैं, राइट? साथ में और ज़्यादा उन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे में वो एक मेजर सोल्यूशन हो सकता है, राइट? डेनिश कंपनीज विद नीच टेक्नोलॉजीज स्पेसिफिकली इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल। साथ में जो बर्निंग ऑफ क्रॉप सटल, जो हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो जलाया जाता है उसके बाद फिर पोल्यूशन का इशू होता है, तो ऐसे में डेनिश कंपनीज के पास सोल्यूशंस हैं। साथ में पेरिस एग्रीमेंट और जो SDG गोल है उसमें इंडिया और डेनमार्क की पार्टनरशिप दोनों के म्यूचुअल गोल को सपोर्ट कर सकती है। यू शुड इंस्पायर एटलीस्ट 5, ये मोदी ने वहाँ डायलॉग दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीन्स इन द सेंस बड़ा काम का है, अच्छा है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय मूल के लोग हैं कि अपने साथ एटलीस्ट 5 लोगों को, 5 दोस्तों को भारत में लाओ,
You should inspire at least 5 of your friends to visit India and people will say चलो इंडिया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इंडिया का जो टूरिज्म होगा वो बूस्ट होगा कि नहीं होगा। इन दिस वे यू आर गोइंग टू बी राष्ट्रदूत, मीन्स आप राष्ट्रदूत होंगे, राइट। एक वर्ड होता है ना राजदूत, आप राष्ट्र के दूत होंगे। तो देखिए मोदी जी इस बात में माहिर हैं कि कैसे चीज़ों को सिंपल करना है और लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों को मोबिलाइज करना है। इट्स अ गुड थिंग। नाउ मोदी जी ने वर्ड यूज़ किया फोमो डेनमार्क में। फोमो अब ये जनरल जो आज की जनरेशन है वो यूज़ करती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि डर बना रहना कि अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पता, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, राइट। तो मोदी जी कह रहे हैं डेनमार्क में कि आज के टाइम में इन्वेस्टर्स को फोमो हो रखा है कि इंडिया इतनी अच्छी डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट की, अगर मैंने नहीं किया तो मैं नुकसान में आ जाऊँगा। तो मोदी जी ने एक कमेंट किया, ये उनकी डिप्लोमेसी है वहाँ पर। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे इंडिया और डेनमार्क ने एनर्जी पार्टनरशिप की थी INDEP ऑन कैप। अब 3 वर्ड याद रखिएगा, CKT, यानी कि जैसे डेनमार्क जो है उसका विंड एनर्जी और अदर क्लीन एनर्जी में बहुत अच्छी महारत है। ऐसे में इंडिया को एक कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि हमारे यहाँ पर लोग ऐसे स्किल्ड हों, हमारे पास वो नॉलेज हो, प्लस हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तो इन तीनों ज़रूरतों को डेनमार्क हमारी पूरा कर सकता है, राइट। साथ में द समिट विल फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी जो हमें करनी है, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। इसके साथ साथ डेनमार्क के साथ हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में दुनिया को किस तरीके के खतरे हो सकते हैं, यानी कि इवॉल्विंग ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो। और ऐसे में नॉर्डिक नेशंस और इंडिया एक साथ मिलकर कैसे वर्ल्ड को सिक्योर कर सकते हैं। तो along with this please remember this security issue in India Nordic nations coming together। मोदी जी कह रहे हैं कि डेनिश फ्रेंड्स, हम आपसे ये कह रहे हैं कि चलिए मिलकर हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। साथ में एक वर्ड यूज किया गया लाइफ। अब ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर उन्होंने कहा कि दुनिया जिस दौड़ में है शायद वो दिशा ही गलत है। जैसे कि आप जो सामान खरीदते हैं वो इस आधार पर डिपेंड हो रहा है कि आपके पास पैसा कितना है। ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा तरह के क्लोथ्स, ज़्यादा तरह की वॉचेस, ज़्यादा तरह के अदर आइटम्स। मोदी कह रहे हैं शायद ये रेस ही गलत है दुनिया की और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं एंड्योर द रियल लाइफ। क्या है रियल लाइफ? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मतलब क्या है कि यानी कि गांधीयन आइडियोलॉजी, यानी कि आपको वही खरीदना चाहिए, वही कंज्यूम करना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है। नो एंड टू ग्रीड, राइट। सो गिव अप द कंजप्शन ओरिएंटेड अप्रोच। उपभोक्तावादी जो अप्रोच है उसको हटाइए, क्योंकि ये नेगेटिव एक कनोटेशन में डाल देगी हमारे प्लेनेट को। सिचुएशन ऑलरेडी वर्स होती जा रही है और कंजप्शन शुड बी डिटरमाइंड बाय आवर नीड, राइट। तो गांधीयन आइडिया है। तो अब आप इसको ना केवल ऐसे मत लीजिएगा अच्छा ये तो गांधीयन आइडिया हो गया, अच्छी अच्छी बातें हो गई, बोल बचन हो गए, नहीं। एक्चुअली हम अल्टरनेटिव मॉडल पेश कर रहे हैं दुनिया को जीने का, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में चूज करने का। क्योंकि अगर हमने दो देशों में जो भी हम कंपैरिजन करते हैं वो इकोनॉमी के बेसिस पर करते हैं, किसका कितना जीडीपी, जिसका ज़्यादा जीडीपी वो बड़ी पावर, क्योंकि वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा मिलिट्री में, फिर वो अपने और इंटरेस्ट को पूरा कर लेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दौड़ ही गलत हो। तो अल्टरनेटिव वे ऑफ एंगेजिंग इन इंटरनेशनल सिनेरियो, ये मॉडल इंडिया प्रेजेंट कर रहा है। इसकी गहनता को पकड़िएगा। MEA स्पोक्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि साथ में डेनमार्क में हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो कोल्ड चेन हमको डेवलप करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें जो हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं उनको बचाना है। तो ऐसे में कोल्ड चेन, शिपिंग, पोर्ट्स और इन सब अपॉर्चुनिटीज़ में हम जो नेक्स्ट जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अंडर दिस PM गति शक्ति, तो ऐसे में डेनमार्क वहाँ पर की रोल निभा सकता है। साथ में उन्होंने कहा कि वी फॉलो द पाथ ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी व्हेन इट कम्स टू दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स इन कोपेनहेगन, मोदी जी सेड नेगोशिएशंस इन इंडो यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अब हम उसके बहुत करीब हैं, जल्दी उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। तो जैसे इंडिया EU FTA होगा तो भारत से व्यापार और तेजी से बढ़ेगा। मीटिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। उसके बाद डेनमार्क के बाद मोदी जी आते हैं फ्रांस में, और आप देख ही रहे गर्मजोशी। अब फ्रांस के साथ रिलेशन की ट्रेजेक्टरी देख लें जरा। 17वीं सेंचुरी, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है फ्रांस भी एक कॉलोनियल पावर था, उसकी भी इंडिया में कॉलोनीज थी, राइट।
फ्रांस स्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, और साथ में फ्रांस ने कहा कि भाई हम चॉइस दे रहे हैं, एक तो जो हमारी टेरिटरीज के लोग हैं कि आपको फ्रांस का नागरिक बनना है या भारत का नागरिक बनना है, आपके पास चॉइस है। साथ में हम अपनी जो पोजेशंस हैं इंडियन टेरिटरी में, जो बाद में फिर इंडिया का पार्ट बन गई, हम खुद ही कह रहे हैं कि ठीक है इंडिया की पोजेशन से इंडिया का बेसिकली पॉलिटिकल यूनिट का पार्ट बन जाएगी। जैसे कि पुडुचेरी, अ ट्रीटी ऑफ सेसेशन वाज साइंड एंड रेटिफाइड बाय फ्रेंच पार्लियामेंट कि हाँ भाई पुडुचेरी जो है इंडिया का पार्ट है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने भी इसको हाँ कहा और इंडिया की फुल सॉवरेनिटी हुई। तो यानी कि पॉजिटिव ट्रैक हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1998 में द टू कंट्रीज एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो हमारी रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो स्ट्रेटेजिक करार दिया गया, यानी कि बड़ा अहम है। कोई यूरोपीय देश 1998 में भी इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है, विच इज़ पर्पस क्या था उसका, इंडिया की लोकेशन, इंडिया की मार्केट, वो उनकी भी ज़रूरत थी। और 1991 में ऑलरेडी हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर चुके थे, तब उसके बेनिफिट्स दिखने वाले थे। 2015 में जॉइंट स्टेटस रिपोर्ट होती है और मुद्दा ये होता है कि अब इंडिया और फ्रांस जो है वो बेसिकली सोलर एनर्जी के एरिया में पॉलिसी रिसर्च करेगा और दुनिया के अलग अलग देशों को इनवाइट किया गया। क्योंकि 2014 में आपने देखा पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, मोदी जी वहाँ गए थे, फ्रैंकोइस होलैंडे के सामने उन्होंने कहा था कि भारत सूर्यपुत्र देश है, तो फ्रांस ने कहा ठीक है सूर्यपुत्र देश है तो चलो मिलकर कुछ काम करते हैं इसमें। 100 वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट किया गया था इसमें। उसके बाद ISA की स्थापना हुई जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। द एरियाज ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, अब इंडिया फ्रांस के जो 3 की पिलर्स हैं पार्टनरशिप के, वो है डिफेंस, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर। जैसे कि एक अरेवा नाम से प्राइवेट कंपनी है फ्रांस की, तो वो इंडिया में न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना चाहती है। हमारे उसके साथ एंगेजमेंट चल रहे हैं। डिफेंस में राफेल आपको पता ही है, स्पेस में भी हम जॉइंट मिशंस कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारे न्यू पिलर हैं क्लाइमेट, SDG, ISA, राइट। साथ में UNSC में हमारी परमानेंट सीट हो, इसके लिए भी फ्रांस हमें सपोर्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया अरेवा तो अरेवा जो कंपनी है वो फ्रांस की है। सिविल न्यूक्लियर डील, राइट, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अरेवा हमको हेल्प करेगी। जाहिर सी बात है उनका ही फायदा होगा, उनको पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ तब वो बेच पाएंगे ना जब हमें न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, राइट। तो दुनिया हमें न्यूक्लियर फ्यूल अलाउ करे, इस वजह से फ्रांस ने इन ग्रुपिंग्स में भी हमारा सपोर्ट करा, जैसे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, MTCR, वेसेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो यानी कि इस एंगल से भी फ्रांस हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। साथ में जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन इन दिस इंडियन ओशन रीजन। अब इस IOR रीजन में 3 की पिलर हैं जिस पर इंडिया और फ्रांस का जॉइंट विजन जो है वो कॉमन है। जैसे सेफ्टी, जो सी लेन्स है यहाँ पर व्यापार आसानी से हो, एंश्योर करना है दोनों को मिलकर। इसके लिए एक इनिशिएटिव भी है कॉरपैट, यानी कि हम दोनों सब मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। साथ में टेररिज्म और पायरेसी यहाँ ना हो, तो यहाँ पर सेफ्टी किससे, चाइना जैसे देशों से। इसके बाद मेरिट, यहाँ पर सोमालिया वाला रीजन आपको पता होगा, अफ्रीकन रीजन पायरेसी के लिए फेमस है। प्लस मैरिटाइम अवेयरनेस, यानी कि दुनिया में इन मैरिटाइम से रिलेटेड कानूनों को माना जाए और उसके लिए जॉइंटली बेसिकली स्टैंड लिया जाए। तो वी नीड टू काउंटर चाइना अलोंग दिस इंडियन ओशन रीजन, दिस जॉइंट विजन। साथ में ISA और साथ में ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो आपका मैरीन रिसर्च है उसमें भी इंडिया और फ्रांस आर कोऑपरेटिंग। म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, अच्छा समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो आप, ओके नेवी लगा तो रखी है हमने, कोस्ट गार्ड लगा दिया है, हो गई मैरीटाइम सिक्योरिटी। नहीं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज मोर देन दैट। इट इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज विच आर देयर। इट इज ऑल्सो अबाउट मैरीटाइम इकोसिस्टम की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि उससे लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा कोस्टल कम्युनिटीज का। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज अ ब्रॉड वर्ड, राइट। तो उसमें इंडिया एंड फ्रांस आर एक्चुअली ज्वाइनिंग टुगेदर। 2018 में इंडिया फ्रांस हैव कमिटेड टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड 15 बिलियन यूरो बाय 2022, और अभी हम कहाँ हैं, 2022 में। तो ऐसे में ये विजिट और ज़्यादा अहम हो जाती है, जिससे कि हम रिवाइज कर सकें, रिलॉन्च कर सकें इनिशिएटिव को, ये टारगेट। अब आप सोच रहे होंगे ये टारगेट सर पाया कि नहीं पाया। देखिए 2022 तो अभी शुरुआत हुआ है, लेकिन 2019 का डेटा देख लीजिए, 11.5 बिलियन यूरो हमने अचीव कर लिया है। तो देखिए टारगेट क्या था, 15 बिलियन यूरो बाय 2022, राइट, और 2019 में 11.5 बिलियन यूरो। फ्रांस 25th अमंग कंट्री सप्लाइंग इंडिया विद अ 1% मार्केट शेयर। लेकिन ये जरा चिंताजनक बात है,
फ्रांस के लिए भी वो चाहता है और ज़्यादा एंगेज करे, लेकिन 1% मार्केट शेयर है, 15th लार्जेस्ट कस्टमर है हमारा, ये हमारे लिए चिंताजनक बात है, हम और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा उनके साथ ट्रेड। सो ऑल थ्री, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल थ्री फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क आर प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज, तीनों प्रोग्रेसिव हैं और तीनों चाहते हैं चाइना पर डिपेंडेंस कम। तो अल्टरनेटिव कौन है? हमें अल्टरनेटिव। तो ऐसे में ट्रेड जो है हमारा एक की पिलर होने वाला है। अब देखिए ये डेटा आप आंसर्स में कोट कर सकते हैं। इंडिया इज ईयूज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर 1.8% ऑफ ईयूज टोटल ट्रेड इन गुड्स। अब पूरे ईयू के ट्रेड का मात्र 1.8% हम कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो रही है। वेल बिहाइंड चाइना 6.1, चाइना कर रहा है 6.1% ऑफ दैट ट्रेड, हमें 1.8 पर, यूएसए 15.2 पर, यूके 12.2 पर। ट्रेड इन गुड्स बिटवीन ईयू एंड इंडिया इंक्रीज बाय 12.5% लास्ट डिकेड। तो ये तो पॉजिटिव है कि पिछले एक दशक में इतना बढ़ा तो है। ट्रेड इन सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड ईयू रीच्ड 32.7 बिलियन यूरो इन 2020, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, राइट। तो आई थिंक अब ये इशू कॉम्प्रिहेंसिवली आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, राइट। बताइएगा कमेंट्स में, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माई इंस्टा हैंडल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।